आज हम अध्ययन करेंगे कि पेड़ पौधों में परिसंचरण कैसे होता है, यानी पदार्थों का आवागमन उनके बीच में कैसे होता है। जो छोटे पौधे होते हैं उनमें तो सामान्यतः विसरण विधि के द्वारा ही खनिज लवण, जल और खाद्य पदार्थों का संवहन हो जाता है। लेकिन जो बड़े पौधे हैं उनमें खाद्य पदार्थों के, जल के और खनिज लवणों के परिवहन के लिए विशेष व्यवस्था होती है। आज हम इसी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। यदि मैं पूछूं आपसे कि भाई अगर आप अपने घर में पौधे उगाते हैं तो आपको उन्हें पानी देना पड़ता है, ठीक? तो उस पानी को पौधे कैसे ले लेते हैं अपने अंदर? तो आप कहेंगे जी जड़ के द्वारा उसका ले लेते हैं। अब जड़ भूमि के अंदर है, जड़ ने ले लिया और जड़ तो भूमि के अंदर है, लेकिन फिर वही जल पत्तियों तक कैसे पहुंच जाता है, उसकी क्या व्यवस्था है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाई कुछ अंग हैं और कुछ ऊतक भी हैं जो इस कार्य को संपन्न करते हैं। यदि हम बात करें पौधों में जल और खनिज लवणों के संवहन की, तो उसके लिए पौधों में एक ऊतक होता है जाइलम ऊतक। कक्षा 9th में आपने पढ़े हैं जाइलम ऊतक के बारे में कि जाइलम ऊतक, जाइलम मर्दूतक, जाइलम तंतु वाहिनिकाएं और वाहिकाओं का बना होता है। ये जल और खनिज लवण के संवहन में कार्य करता है। और जो पत्तियों के भीतर भोजन बनता है, खाद्य पदार्थ बनता है, वो भी पूरे पौधों को चाहिए, पूरे हर अंग को चाहिए। तो उसका संवहन कौन करता है? उसके संवहन के लिए एक अन्य ऊतक होता है जिसे कहते हैं फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक के बारे में भी आपने कक्षा 9th में पढ़ा है। फ्लोएम ऊतक भी बना होता है चालनी नलिकाओं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु, फ्लोएम मर्दूतक का। तो आइए आज हम अध्ययन करेंगे कि भाई ये सारे ऊतक किस प्रकार से सहायता करते हैं। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई जल के संवहन के बारे में, जल और खनिज लवण के संवहन में। तो जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा। और भोज्य पदार्थों का संवहन किसके ऊतक होता है? फ्लोएम। तो सबसे पहले जल और खनिज लवण के संवहन के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम जल के संवहन की बात करते हैं तो जल तो भाई भूमि के भीतर होता है, डाला जाता है, आप पौधों में डालते हैं, जमीन में डालते हैं, वहां से पौधा जल लेता है अपना। तो देखिए जरा हम जल के बारे में भी जाने। जब हम भूमि में जल डालते हैं तो जल की एक बहुत बारीक सी पतली फिल्म मिट्टी के जो मृदा के कण हैं उनके चारों ओर आ जाती है। इस जल को हम केशिका जल कहते हैं, है ना? कौन सा जल कहते हैं? केशिका जल। और पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा इस केशिका जल का ही अवशोषण करते हैं। अब जड़ का वो कौन सा भाग है जो जल का अवशोषण करता है? अगर आपने जड़ को देखा हो, पौधे की जड़ से शाखाएं निकलती हैं और फिर और शाखाएं और फिर बारीक बाल नुमा संरचनाएं निकलती हैं एक कोशिकीय। इन्हें हम कहते हैं मूल रोम, हेयर रूट्स। तो पेड़ पौधे भूमि से जल का अवशोषण इन्हीं मूल रोमों के द्वारा करते हैं। और मूल रोम द्वारा, यानी सबसे पहली स्थिति आ जाएगी मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण।
मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। इसे भी जरा समझते हैं। अब मूल रोम है यहां पर और ये केशिका जल है। मूल रोम के भीतर एक बड़ी सी रिक्तिका है, उसमें कोसारस घुला हुआ है। जल बाहर से चूंकि इनकी सांद्रताओं में भिन्नता है, तो बाहरी ये जो केशिका जल है वो मूल रोम में चला जाता है। जब मूल रोम में चला जाता है तो इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है। इसका स्फीति दाब बढ़ने से ये जल, ये मैंने एक देखे कि जड़ की हमने एक आंतरिक संरचना को दिखाया है कि जड़ में मूल रोम होते हैं, बाह्य त्वचा है, कॉर्टेक्स है, अंतस्थ त्वचा है, पेरिसाइकिल है, अंतस्थ त्वचा है, फिर उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। एक काट को दिखाया है कि जिससे हम अंदर के हिस्से को आसानी से समझ सकें। तो मृदा से जल अवशोषित होता है प्रासरण के द्वारा, प्रासरण दाब में अंतर रहता है इनके, और मूल रोम जल से भर जाता है। इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है। जब इसका स्फीति दाब बढ़ जाता है इसकी अपेक्षा, तो ये जल आसपास की कोर्टेक्स कोशिकाओं में चला जाता है। इस कोर्टेक्स का स्फीति दाब बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा। इस तरह से चल के ये अंतस्थ त्वचा पेरिसाइकिल से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है? जाइलम में पहुँच जाता है। जब जल जड़ के जाइलम में पहुँचता है तो इसमें एक दाब होता है, कुछ दाब तक ये तने में भी ऊपर चढ़ जाता है अपने आप ही, है ना, अवशोषण। इसे हम मूल दाब कहते हैं। इस दाब को हम क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। अब ये जड़ के द्वारा अवशोषित जल तने में कुछ ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन पेड़ों की ऊंचाई तो बहुत होती है, कई कई फीट ऊंचे पेड़ होते हैं, वहां तक जल कैसे पहुंचे, ये अभी एक समस्या है। इस समस्या का समाधान सबसे पहले कई वैज्ञानिकों ने कोशिश की, लेकिन जो सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया वो किया गया डिक्सन तथा जोली के द्वारा, जिसे हम कहते हैं डिक्सन तथा जोली का संजनवाद। इसके तीन प्रमुख हैं: वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, सेकेंड ससंजन बल, और थर्ड है आसंजन बल। इन तीन बिंदुओं के प्रकाश में हम इस बात को समझेंगे। अभी हमने बताया मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जड़ के जाइलम में आ जाता है और जड़ के जाइलम से वो कुछ ऊंचाई तक फ्लोएम, जो हमारा तना है, उसके जाइलम तक चढ़ जाता है। अब क्या होता है अब हम समझेंगे। सबसे पहले बात आई है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि पत्तियों द्वारा रंध्रों के माध्यम से जल की वाष्प के रूप में जो हानि होती है उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लगातार जल जो है वाष्प बनकर उड़ता रहता है। पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं और इन रंध्रों के द्वारा जल लगातार वाष्प के रूप में उड़कर वायुमंडल में मिलता रहता है। अब ये चूंकि जल उड़ रहा है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस कारण से जल के ऊपर एक खिंचाव होता है जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। इस खिंचाव के कारण जल ऊपर की ओर खिंचता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जाइलम जो ऊतक है वो मृत वाहिनी और वाहिकाओं का बना होता है। और ससंजन बल का क्या कॉन्सेप्ट है? ससंजन बल आपने पढ़ा, एक ही प्रकार के, एक ही पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम ससंजन बल कहते हैं। तो यहां से जल चला है, जल के अणु हैं, यहां आए हैं, अब ये जल के अणु हैं।
है ना। अब एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ा हुआ है, एक अणु दूसरे अणु के साथ जुड़ा हुआ है, किस बल के कारण? ससंजन बल के कारण, और इस पर एक ऊपर की तरफ खिंचाव बन रहा है। तो इस प्रकार जल के अणुओं की एक अटूट लड़ी जो है लगातार ऊपर की ओर खिंचती चली जाती है। ठीक। तीसरा पॉइंट, आसंजन बल। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है उसे हम आसंजन बल कहते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा, जाइलम की जो वाहिकाएं हैं, वाहिनियां हैं, वो निर्जीव पदार्थ की बनी होती हैं। निर्जीव पदार्थ लिग्निन है ना, और जल के अणु है। तो लिग्निन और जल के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं आसंजन बल। इसके कारण ये अणु, जल के अणु, इस नली के भीतर, जो नली बनी है, इसके भीतर चिपके चिपके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रकार भूमि से खींचा हुआ जल पौधे में लगातार ऊंचाई तक पहुंचता चला जाता है। इस प्रकार से जाइलम के द्वारा जो है पौधों में, विशाल वृक्षों में भी जल का संवहन हो जाता है। अब बात रहती है खनिज लवणों के संवहन की। खनिज लवण जो है आयनों के रूप में होते हैं मृदा में, है ना, कई आयन के रूप में है। अब इनके संवहन की एक विशेष व्यवस्था है। इसके लिए इन्हें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसलिए इसका जो सक्रिय संवहन कहलाता है, इसे हम क्या करते हैं कि ऊर्जा खर्च करके जो कोशिका भित्ति है पदार्थों की, प्लाज्मा झिल्ली जो है, वो उनके साथ संयुक्त हो जाती है, और उसे संयुक्त होकर कोशाद्रव्य में लाते हैं वो, और कोशाद्रव्य में क्या कर देते हैं? मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता है। फिर अंततः वो जाइलम की भित्ति में मुक्त कर दिए जाते हैं, और जाइलम में जल के साथ ही वो ऊपर तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो सक्रिय अवशोषण जो है खनिज लवणों का होता है। ठीक हुई बात? दो बातें क्लियर हुई, जल का संवहन और खनिज लवण का संवहन। अब आता है खाद्य पदार्थों का संवहन। खाद्य पदार्थ, आप जानते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप इसमें मंड या ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए एक जो बात आती है वो आती है मुंच की परिकल्पना। मुंच की परिकल्पना, ये सांद्रता क्या है? ये परिकल्पना भाई कि पत्तियों के भीतर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो पत्तियों के भीतर खाद्य पदार्थों की सांद्रता होती है, बढ़ जाती है। अब ये दूसरा जो ऊतक है, हम फ्लोएम ऊतक, यहां पर भी ऊर्जा खर्च करके फ्लोएम ऊतक के द्वारा ये खाद्य पदार्थ कम सांद्रता वाले पदार्थों की ओर दिया जाता है। जहां पर आप देखेंगे कि जो जल है मूल रोम से, वो तो लगातार नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा जो खाद्य पदार्थ हैं वो ऊपर से नीचे भी जाएंगे, और यदि शाखाएं हैं इस पे लगी हुई तो उधर भी जाएंगे। तो यानी किसी भी दिशा में इसके द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण सांद्रता के भिन्नता के कारण होने लगता है, और प्रत्येक भाग को, पौधे के प्रत्येक भाग को खाद्य पदार्थ मिल जाता है। इस प्रकार से फ्लोएम जो है पौधों की खाद्य आपूर्ति को पूरा करता है। अब मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि आप लोगों को पेड़ पौधों में परिवहन या परिसंचरण या पदार्थों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है वो बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा, चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये यूनिट आज यहीं पर समाप्त होती है। कल हम इस यूनिट के कुछ प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में,
और अन्य बातें आपके साथ करेंगे। थैंक यू।